कॉलेज का एक टूर जिसमें कॉलेज का स्टाफ और बच्चे सभी जाते हैं। वह जंगलों और पहाड़ों को पार करके समुद्र के किनारे एक शांत माहौल में जाते हैं। रात को सभी कैंप लगाकर कैंप के बाहर मस्ती कर रहे होते हैं। अचानक राज को पहाड़ की तरफ से अजीब आहट सुनाई देती है। वह अकेला पहाड़ की तरफ चला जाता है। दूर अंधेरे में उसे कोई नजर आता है। वह सोचता है कि उसका कोई दोस्त उसके साथ मजाक कर रहा है। वह उसके पास जाता है। अचानक वह उसे पर हमला कर देता है। वह राज की गर्दन पर खा जाता है। राज वहीं बेहोश हो जाता है। अब राज को देखने उसके कुछ दोस्त जाते हैं। उन्हें दूर राज और उसके साथ कोई नजर आता है। राज और वह जोम्बी उन दोनों पर हमला कर देते हैं। उनको भी अपनी तरह जोम्बी बना लेते हैं। अगली सुबह खोए हुए दोस्तों को ढूंढने कुछ दोस्त जाते हैं। उनकी नज़र अपनी बस पर पड़ती है। बस की हालत बहुत खराब होती है। ऐसा लगता है किसी ने उसको जानबूझकर तोड़ दिया हो। उनमें से एक मित्र की नज़र सामने गुफा की तरफ जाती है। उसे उनके वह साथी नजर आते हैं जिनको वह ढूंढ रहे थे, पर उनकी हालत बड़ी भयानक लग रही होती है। उनकी आंखें लाल और शरीर पर खून लगा होता है। वह अपने साथियों को छुपकर उन्हें देखने को कहता है। वह उनको देख वहां से भाग जाते हैं और जाकर अपने सभी साथियों को बताते हैं। उनका एक साथी कहता है कि पहले हम पहाड़ के ऊंचे हिस्से पर जाकर कहीं रुकने और यहाँ से निकालने की योजना बनाते हैं। जो उनके पास थोड़ा बहुत सामान होता है उसे अपने साथ पहाड़ के ऊंचे हिस्से पर ले जाते हैं। अब उन्हें शाम ढलने से पहले एक अच्छी जगह देखनी होगी जहां उन जोम्बी से बचा जा सके। यह कहानी। अगली सुबह जब वह पहाड़ से नीचे उतरने लगते हैं तो मौसम ऐसा होता है मानो बारिश कुछ दिनों तक रुके ही ना। मौसम को देखकर रवि और उसके कुछ साथी नीचे उतरने से मना करते हैं, पर सुरेश और उसके कुछ साथी नीचे जाने की कहते हैं। वह अपने सामान के साथ पहाड़ से नीचे की तरफ जाने लगते हैं, पर रवि अपने कुछ साथियों के साथ वहीं रुक जाता है। सुरेश जब अपने साथियों के साथ नीचे की तरफ उतारने लगता है तो बारिश शुरू हो जाती है। वह धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरने लगते हैं। उनमें से एक लड़का फिसल जाता है। उसको थोड़ी चोट लग जाती है। उसका खून भी निकलने लगता है। फिर भी वो पहाड़ से नीचे की तरफ उतरते हैं। आसमान में घना अंधेरा होने लगता है और बारिश भी तेज होने लगती है। वह जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं सामने से कुछ हलचल होती नजर आती है। सुरेश आगे जाकर देखता है तो उसे कुछ झोंबी अपनी तरफ आते दिखते हैं, क्योंकि झोंबियों को उनके साथी के खून की महक आ जाती है। दिन ढल चुका होता है और बारिश भी तेज हो रही होती है। अब सुरेश और उसके सभी साथी झोंबियों से घिर जाते हैं। उनका बचना नामुमकिन हो जाता है। जो भी उन पर हमला कर देते हैं। मौका देखकर सुरेश एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है। चढ़ते समय उसको भी चोट लग जाती है। उसका भी खून बहने लगता है। उधर उसके सभी दोस्त जोम्बियों का शिकार बन जाते हैं, क्योंकि वह बिना किसी योजना के जंगल से निकलने की कोशिश करते हैं। सुरेश पेड़ के ऊपर से उस भयानक दृश्य को देख रहा होता है और वह अपने साथियों के लिए कुछ नहीं कर पाता। रवि और उसके दोस्त लैब के अंदर खोजबीन कर रहे होते हैं तो उन्हें कुछ हथियार और एक एंटीडोट मिलता है, और वही एक फाइल भी मिलती है जिसमें उस एंटीडोट के इस्तेमाल के बारे में लिखा होता है। उस एंटीडोट से उन जोम्बियों को कुछ समय के लिए काबू किया जा सकता है। वह सब उन हथियारों और उस एंटीडोट को इकट्ठा कर जोम्बी से लड़ने की योजना बनाते हैं। उधर सुरेश की पूरी रात पेड़ के ऊपर ही कट जाती है। रवि और उसके साथी पहाड़ से नीचे की तरफ हथियार और एंटीडोट के साथ निकल जाते हैं। वह दोपहर तक लगभग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां सुरेश पेड़ पर छिपा होता है। उनको देखकर सुरेश धीरे से उनका इशारा करता है। उस वक्त जोम्बी बस के पीछे गुफा के अंदर होते हैं। सुरेश रवि और सभी दोस्तों को उस घटना के बारे में बताता है। सभी बहुत डर जाते हैं। अब वह सब उन जोम्बियों को खत्म करने की योजना बनाते हैं, पर सुरेश बताता है जोम्बी बहुत ज्यादा हैं। हम उनको जलाकर ही खत्म कर सकते हैं, पर हम इतनी आग कहाँ से लाएंगे? रवि कहता है, हम उस एंटीडोट को उन पर डालकर पहले उन्हें शांत करेंगे, फिर हथियारों से दूर से ही ऊपर वार करेंगे और अंत में बस में धमाका कर वहां आग लगाकर निकल जाएंगे। योजना के तहत वह ऐसा ही करते हैं। वह उन पर एंटीडोट डालकर पहले उन्हें शांत करते हैं, फिर हथियारों से उन पर वार करते हैं। अब वह बस को धकेलते हुए गुफा के पास ले जाकर आग लगाने ही वाले होते हैं। इसी बीच एक जोम्बी सुरेश के हाथ पर दांत मार देता है। सुरेश उसको झटक कर उसके सर पर वार कर देता है। बस में धमाका होता है और जोम्बी गुफा के अंदर ही जल जाते हैं।
रवि और उसके दोस्त जंगल से बाहर की तरफ शहर वाले रास्ते पर निकल आते हैं। सुरेश उनसे अपने घाव के बारे में नहीं बताता। रोड पर आकर वह लिफ्ट मांग कर अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। जब वह सारे दोस्त अपने घर के लिए अलग अलग निकल जाते हैं तो सुरेश वही एक सुनसान बंजर बिल्डिंग में रुक जाता है। उसे अपने शरीर में कुछ बदलाव नजर आने लगते हैं। वह खुद को सबसे छुपाने की कोशिश करता है। अगली सुबह रवि अपने सभी दोस्तों के घर पर फोन करके उनसे बात करता है। परंतु जब वह सुरेश को फोन करता है तो उसके घर वाले मना कर देते हैं कि सुरेश अभी तक घर नहीं आया। उधर सुरेश का शरीर जोंबी में बदल जाता है। सुरेश उस रात उस रास्ते से जाने वाले बहुत से लोगों पर हमला कर उन्हें अपनी तरह बना देता है। दिन के उजाले में वह उसी बिल्डिंग के तहखाने में छुप जाते हैं। अब सुरेश की तरह वहां और भी जोंबी बन जाते हैं। जो सुरेश के शिकार हुए होते हैं उन्हें बस शाम होने का और अपने शिकार का इंतजार रहता है। अभी वहां लोगों को इस भयानक खतरे का आभास नहीं होता। रात होते ही वह उस रास्ते पर आने वाले हर इंसान को अपना शिकार बना लेते। इसी तरह एक हफ्ता बीत गया और उस बिल्डिंग में 100 से ज्यादा जोम्बी हो गए। उधर पुलिस स्टेशन में लापता लोगों की बहुत सारी रिपोर्ट लिखी गई। अब पुलिस उन लापता लोगों की तलाश में लग गई। 2 पुलिस वाले रात को उसी बिल्डिंग की तरफ राउंड पर गए होते हैं। उन्हें कुछ संदिग्ध लोग नजर आते हैं। वह उनको एक जगह रुकने और बैठने के लिए कहते हैं। वह दोनों पुलिस वाले धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ते हैं। तभी पीछे से कुछ जोंबी उन पर हमला कर उन्हें भी अपनी तरह बना देते हैं। अब जोंबी का आतंक तेजी से फैलने लगता है और वह इलाका धीरे धीरे भयानक खतरे में तब्दील हो जाता है। पुलिस और आम लोग अब इस अज्ञात खतरे से अनजान हैं, लेकिन एक भयानक जोंबी प्रकोप हर किसी के दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। रवि अगली सुबह उठकर देखता है तो उसे घर के बाहर चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। वह अपार्टमेंट से नीचे की तरफ देखता है तो चारों तरफ जोंबी लोगों को मारते नजर आ रहे होते हैं। वह पूरी तरह से डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जोंबी दिन के उजाले में भी लोगों पर हमला कैसे कर रहे हैं। वह सबसे पहले अपने घर को लॉक करके पर्दे गिरा के अंधेरा कर लेता है और टॉर्च की हल्की रोशनी से देखकर खाने के सामान को एक जगह रख लेता है। तभी उसका दरवाजा बजता है। रवि हाथ में बेसबॉल का डंडा लेकर दरवाजे की तरफ जाता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है एक जोम्बी उस पर हमला कर देता है। वह अपनी पूरी ताकत से जोम्बी के सिर पर वार करता है और जोम्बी को दरवाजे से बाहर धकेल देता है। वह दरवाजे पर अलमारी और सोफे को लगा देता है ताकि कोई दरवाजा ना खोल पाए। वह जहां भी फोन करता है वहां कोई भी फोन नहीं उठाता। सारा शहर लगभग संक्रमित हो जाता है। उसको भी लगता है शायद अब वह नहीं बच पाएगा। रवि अपने ड्रोन की मदद से आसपास का माहौल देखता है तो उसे कोई भी जीवित इंसान नजर नहीं आता। अचानक उसकी नजर सामने वाली बिल्डिंग पर पड़ती है। वहां एक परिवार सुरक्षित दिखाई देता है। रवि अपने कमरे की खिड़की से सामने वाले मकान की खिड़की के अंदर लेजर लाइट से इशारा करता है। अब सामने वाले मकान में रहने वाले लोगों को यह आभास हो जाता है कि उनके अलावा भी यहाँ कोई और जिंदा है। रवि अपने ड्रोन की मदद से उनके पास अपना टेलीफोन नंबर भेजता है। अब वह आपस में बात कर सकते हैं। उनका फोन रवि के पास आता है तो वह बताते हैं कि वह एक आर्मी परिवार से हैं। उनके पास कुछ हथियार भी हैं, पर उनका खाना खत्म हो गया है। वह रवि से खाने की मदद मांगते हैं। रवि ड्रोन की मदद से उनके पास अपना भोजन उनको भेज देता है। वो रवि से कहते हैं कि तुम किसी तरह हमारे पास आ जाओ, हम सब मिलकर इनका सामना करेंगे। रवि ड्रोन की मदद से एक मोटी लंबी रस्सी उनके पास भिजवाता है। वह अपनी खिड़की से उनकी खिड़की पर उस रस्सी को बांध लेते हैं। रवि लटक कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है। वह आधे रास्ते में पहुंचता है कि अचानक उसकी रस्सी टूट जाती है और वह नीचे गिर जाता है। अचानक कुछ जोम्बी उसकी तरफ आने लगते हैं। तभी वह परिवार जोम्बियों पर अपने हथियारों से हमला करके रवि को बचा ले जाते हैं। अब वह अपनी बिल्डिंग को लॉक करके रवि को लेकर उसी रूम में चले जाते हैं और उन जोम्बियों से लड़ने की योजना बनाते हैं। इतनी आवाज को सुनकर अब सारे जोम्बी उस बिल्डिंग की तरफ आने लगते हैं। फौजी परिवार ने आर्मी से मदद मांगी थी। वह उन्हें बचाने के लिए कभी भी आ सकते थे, पर तब तक उनका जीवित रहना बहुत जरूरी था। अब वह पिस्तौल से जोम्बियों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और सब छत पर चले जाते हैं। जोम्बी उनके पीछे छत की तरफ आने लगते हैं। वह सब जोम्बियों पर गोलियां चला रहे होते हैं, पर जोम्बी बहुत ज्यादा होते हैं। उनका बच पाना मुश्किल हो जाता है। आर्यन अपने परिवार और रवि से कहता है कि मैं बम का धमाका कर उन जोम्बियों को कुछ समय के लिए रोकता हूँ, हो सका
तो तुम अपने आप को किसी भी तरह बचाने की कोशिश करना। हमारे लिए मदद कभी भी आती होगी, पर जब तक इनको धमाके से ही रोका जा सकता है, क्योंकि हमारी गोलियां भी खत्म हो गई हैं। आर्यन हाथ में बम लिए जॉम्बी की तरफ चलने लगता है। तभी अचानक पीछे से हेलीकॉप्टर की आने की आवाज़ आती है। आर्यन उस बम को जॉम्बी की तरफ फेंक कर अपने परिवार और रवि के पास एक कोने में आ जाता है। बम के साथ जॉम्बी धमाके में उड़ जाते हैं। हेलीकॉप्टर से रस्सियां लटकाकर उन्हें ऊपर की तरफ खींच लेते हैं, और कुछ जोम्बी जो उनकी तरफ आ रहे होते हैं, फौजी उन पर फायरिंग करके उन्हें मार देते हैं। अब वह फौजी उन सबको एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं, पर अभी वहां जोम्बी पूरी तरह से खत्म नहीं होते हैं। वह पूरा इलाका जोम्बियों से भरा होता है। उस टापू पर रवि अपने सभी दोस्तों से मिलता है। फौजियों ने रवि की तरह और लोगों को भी बचाकर उसी टापू पर रख रखा था। रवि के पास वह डायरी होती है जिसमें जोम्बियों को मारने की दवाई के बारे में लिखा होता है। अब वह उस टापू पर उस दवाई को बनाते हैं। दवाई को तैयार करके फौजियों का दल बड़ी संख्या में हेलीकॉप्टर में हथियार और वह दवाई भरकर उस जगह जाते हैं। वह उस दवाई को ऊपर से ही चारों तरफ उस संक्रमित जगह पर छोड़ते हैं, जिससे लगभग सारे जोम्बी एक जगह शांत हो जाते हैं। फौजी उन पर हमला करके उन्हें खत्म कर देते हैं। फिर फौजी उस जगह के चप्पे चप्पे को छानते हैं और जो भी जोम्बी मिलता है उसे मार देते हैं। लगभग सारा शहर आग की लपटों से घिरा होता है। फौजी अपनी जान पर खेलकर उस शहर को जोम्बियों से आज़ाद करा देते हैं, और वहां लंबे समय तक किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जाती।